हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। गाइज हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 पेपर 3 हिंदी। तो गाइज टॉपिक शुरू करने से पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 हिंदी प्रश्न पत्र 3। तो गाइज आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है रोड कवि और ऑप्शन बी है उद्यतन सूरी, ऑप्शन सी है दामोदर शर्मा, ऑप्शन डी है ज्योतिरीश्वर। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उद्यतन सूरी कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं। गाइज आपके जानकारी के लिए बता दें कि कुवलयमाला कथा 9वीं सदी में लिखा गया उद्योतन सूरी की रचना है और यह आदिकालीन राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना है। और हमारा दूसरा प्रश्न है गाइज, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है लल्लू लाल जी सदल मिश्र, ऑप्शन सी है गंगा प्रसाद शुक्ल और ऑप्शन डी है राजा शिव प्रसाद। तो गाइज प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो है लल्लू लाल जी। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। इनका विशेष संबंध बिहारी सस्सई की टीका से है। और सदल मिश्र इनका जो मुख्य रचना है वो है रामचरित्र और सदल मिश्र का जो विशेष संबंध है वो है अध्यात्म रामायण का रूपांतरण से। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनका जो रचना है वो है राजा भोज का सपना और सितारे हिंद जी का संबंध है टकसाली हिंदी में। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगति निरीश्य पही अधम कवि नींदही वेद पुराण। तो ये पंक्तियाँ किस कवि की पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन ए है कबीरदास, भिखारी दास, तुलसीदास या फिर सूरदास। तो गाइज ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगति नृत्य पही अधम कवि नींदही वेद पुराण। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। गाइज इसके अलावा कबीरदास जी का जो पंक्ति है वो है संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर और भिखारी दास की पंक्तियां हैं ब्रज भाषा हेत ब्रज भाषा ही न अनुमानो ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। और सूरदास जी की जो पंक्तियां हैं वो है मोसो कहत मूल कौल लीनो। तो गाइज चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। विशल देव रासो के रचनाकार हैं और ऑप्शन ए है जगनीक, बी सारंगधर और सी नर सिंह और डी नरपति नाल। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल, जिसका समय है 1155 ईस्वी। और हमीर रासो सारंगधर की रचना है 14वीं सदी और जगनीक की रचना है परमाल रासो। गाइज हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था परमाल रासो यानी कि परमाल, दूसरों का माल कोई भी चुराता है तो वो जागरण करता है, जगता रहता है, यानी परमाल रासो जगनीक। 13वीं सदी विजय पाल रासो इसके रचनाकार है नर सिंह 13वीं सदी। तो चलते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है आधा मार की रचना है। ऑप्शन ए है प्राकृत पेंगुलम, बी है संदेश राशक, सी है जय चंद्र प्रकाश और डी ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आधा मर की रचना है संदेश राशक और संदेश राशक का समय 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। संदेश राशक
राधा अमर या अब्दुल रहमान का रचना है। उसी प्रकार भट्ट केदार का जो रचना है वो है जयचंद्र प्रकाश, जो कि 12वीं सदी। मुरुतुंग की रचना एक है प्रबंध चिंतामणि, और लक्ष्मीधर का रचना है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम के एक और रचनाकार है जिनका नाम है सुमति। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है उद्भट, दंडी, भामा, वामन। तो गाइस काव्यालंकार संग्रह की रचना उद्भट की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। काव्यालंकार संग्रह का जो समय है वो है 9वीं सदी का पूर्वार्ध, और जो कि उद्भट का रचना है। काव्यालंकार भामा का रचना है, और काव्यादर्श दंडी की रचना है। काव्यालंकार रुद्रट की भी रचना है, और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की रचना है। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। एवं क्रम हेतुम विधाय रस विषयम लक्षण सूत्र माह, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? और ऑप्शन ए है भरत मुनि, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी है अभिनव गुप्त, और ऑप्शन डी है हेमचंद्र। तो गाइज ये पंक्तियां अभिनव गुप्त की हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? और ऑप्शन ए है पुराण, बी प्रेम काव्य, सी भक्ति काव्य, और डी व्याकरण। तो गाइज उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय व्याकरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। तो गाइज बिना समय गवाए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मस्तीन सुखा डाहिबी आसीम औरम थाहिबी, धी धी धुना नूप जाहिबी, फीफी फीना संत साहिबी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस भाषा का नमूना है? ऑप्शन ए है मागधी, पैशाची, बांगरू, और ऑप्शन डी है कौरवी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। मस्तीन सुखा डाहिबी आसीम औरम थाहिबी, धीधी धुना नूप जाहिबी, फीफी फिना सत साहिबी। ये पंक्तियाँ पैशासी भाषा का नमूना है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन ए है रैदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, और ऑप्शन सी परमानंद दास, और ऑप्शन डी है नंददास। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अष्टछाप के कवि नहीं है रैदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी। अष्टछाप पर पुष्टि मार्ग भक्ति का प्रभाव है गाइज। इसमें कुल 8 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, जबकि 4 शिष्य गोस्वामी विट्ठल नाथ के हैं, जिसमें जो कवि हैं वो हैं गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी है गोस्वामी हित हरिवंश, और ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी है शंकराचार्य। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। गोस्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं, और श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हैं रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य, और स्मार्त संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हैं शंकराचार्य। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए है मधुमालती, अखरावत, और सी ऑप्शन है आखिरी कलाम, डी ऑप्शन है पद्मावत। तो गाइस
मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना नहीं है वो है मधुमालती। गाइज अखरावत, पद्मावत, आखिरी कलाम ये सब रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, लेकिन मधुमालती जो रचना है वो मंझन कवि की है। तो गाइज चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है सूरदास, बी बिहारी, सी है नंददास और डी है विद्यापति। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नंददास। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के जो रचनाकार हैं वो हैं नंददास। गाइज रसमंजरी का प्रकाशन वर्ष 1550 ईस्वी है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न संख्या 14 कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। ऑप्शन ए हित तरंगिणी, बी श्रुति भूषण, सी उज्ज्वल नीलमणि और डी कर्णाभरण। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगिणी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1541 ईस्वी है। इसमें नायक नायिका के भेदोभेद का उल्लेख किया गया है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की और कर्णाभरण गोविंद की रचना है। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी है केशवदास, ऑप्शन सी है चिंतामणि और ऑप्शन डी है भिखारीदास। तो गाइज आप हमको बताइए कि किस कवि को अपने कुल की चिंता नहीं रहती। तो हम कह सकते हैं कि कवि कुल कल्पतरु के जो रचनाकार हैं वो हैं चिंतामणि, यानी कि कुल की चिंता सबको रहती है। तो कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हुए चिंतामणि। इसके अलावा रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी आदि चिंतामणि जी की रचनाएं हैं। भाव विलास, भामनी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन ये देव कवि की रचना है। और रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ज्ञान गीता, छंदमाला केशवदास की रचना है। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 16 है रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है द्विजदेव, ऑप्शन सी है आलम और ऑप्शन डी है ठाकुर। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सेनापति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। सेना कवि रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और द्विजदेव, आलम, ठाकुर, बोधा, घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचनाकार नहीं है। ऑप्शन ए है अनुराग बाग, ऑप्शन बी है वैराग्य दिनेश, ऑप्शन सी विश्वनाथ नवरत्न और ऑप्शन डी है छत्र प्रकाश। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्र प्रकाश। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है बल्कि अन्योक्ति कल्पद्रुम 1912 ईस्वी में लिखा गया है और अनुराग बाग 1888 ईस्वी में लिखा गया रचना है। वैराग्य दिनेश 1906 ईस्वी में लिखा गया है। विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगिणी 1879 ईस्वी में रीतिकाल के नीति काव्यधारा दीनदयाल गिरि की रचना है, जबकि जो छत्र प्रकाश रचना है वो विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। ऑप्शन ए है सरहपा, ऑप्शन बी हेमचंद्र, सी सबरपा और डी स्वयंभू। तो गाइज आपको बता दें
कि सरहपा, इनका जो समय माना जाता है 8वीं सदी, और सबरपा का समय 8वीं सदी, हेमचंद्र का समय 11वीं सदी और स्वयंभू का समय भी 8वीं सदी माना जाता है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, हेमचंद्र 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, बल्कि हेमचंद्र 11वीं शताब्दी के कवि हैं और सरहपा, सबरपा, स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 19 है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। ऑप्शन ए है राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी हरिदास संप्रदाय, ऑप्शन सी चिंत्याचिंत्य संप्रदाय और ऑप्शन डी है अष्टछाप संप्रदाय। तो गाइज अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज प्रश्न संख्या 20 है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया था। ऑप्शन ए है नगेंद्र, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही और ऑप्शन डी है रघुवंश। तो गाइज प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था और प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी और नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञेय ने किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने अष्टछाप को बैठे ठाले का धंधा कहा है। गाइज ये बात आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि बैठे ठाले का धंधा छायावाद को किसने कहा, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो गाइस प्रश्न संख्या 21 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए है 1801 ईस्वी, ऑप्शन बी 1810 ईस्वी, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1802 ईस्वी। तो गाइस फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1800 ईस्वी में मार्क्विस वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसमें हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष गिलक्राइस्ट थे। तो गाइज प्रश्न संख्या 22 है, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है नाटक, बी उपन्यास, सी आत्मकथ्य और डी संस्मरण। तो गाइज देहरी भई विदेश इसका जो रचना काल है वो है 2005 ईस्वी, जिसमें 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है। इसको 3 शीर्षकों दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकथ्य में विभक्त किया गया है और इसके जो संपादक हैं वो हैं राजेंद्र यादव जी। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, आत्मकथ्य विधा की रचना है देहरी भई विदेश। और प्रश्न संख्या 23 है, गाइज भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए है केल्टिक, बी इतालिक, सी जर्मनिक और डी सियोयन। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सियोयन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है और केल्टिक, इतालिक, जर्मनी ये भारतीय परिवार की भाषा है। भारतीय परिवार की भाषा के अंतर्गत 10 भाषाओं की गणना की जाती है, जिसमें है केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक जिसको ट्यूटनिक भी कहा जाता है, चौथे नंबर पर है ग्रीक, पांचवा बाल्टोस्लाविक, छठवें नंबर पे है आर्बनी, सातवां आर्मनी, आठवां खत्ती या हत्ती, नौवां तुखारी और 10वां भारत ईरानी या फिर आर्य। जबकि सियोयन, पीमन, सोसोनियन, यूरोकोइयन इत्यादि एस्किमो वर्ग की भाषाएं हैं। तो गाइस प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ए है वर्ण रत्नाकर, बी कीर्तिलता, सी चर्यापद और डी ज्ञानेश्वरी। तो गाइस वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है और यह 14वीं सदी में रचा गया जो तिरीश्वर ठाकुर की रचना है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है
और चर्यापद सबरपा का। और ज्ञानेश्वरी के जो रचनाकार हैं वो हैं संत ज्ञानेश्वर। यह श्री मद् भागवत गीता की टीका है। तो गाइज मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो है वो है वर्ण रत्नाकर। तो प्रश्न संख्या 24 का जो उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 25 है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, सी सियाराम शरण गुप्त और डी है ऑप्शन राम नरेश त्रिपाठी। तो उत्तरायण महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो है गाइज राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। उत्तरायण गाइज महाकाव्य विधा की रचना है और जिसके रचनाकार राम कुमार वर्मा है। प्रिय प्रवास ये भी महाकाव्य विधा का रचना है और इसके रचनाकार हैं हरिऔध जी। और सियाराम शरण गुप्त का जो काव्य ग्रंथ है वो है आर्द्रा और राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य मिलन है। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा प्रश्न संख्या 26 है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए है उड़िया, बी मराठी, सी बिहारी और डी ऑप्शन है बंगला। तो गाइज ऑप्शन बी मराठी आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ भाषा सर्वेक्षण में भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है, जिसमें बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा, भीतरी उपशाखा, 3 वर्गों में उसको विभक्त किया है। तो बाहरी उपशाखा के अंतर्गत जो 3 समुदाय आते हैं, उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय, पूर्वी समुदाय। और उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा, पश्चिमी पंजाबी और सिंधी भाषा आती है। दक्षिणी समुदाय में मराठी, पूर्वी समुदाय में जो भाषा आती है वो है उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। और मध्य उपशाखा में बीच का समुदाय आता है जिसमें आता है पूर्वी हिंदी जो कि मध्य उपशाखा का है। और भीतरी उपशाखा में आता है केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय जिसमें पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिकनी, खानदेशी, राजस्थानी भाषा आती है। और पहाड़ी समुदाय में आता है पूर्वी पहाड़ी या नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। तो गाइज चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो हिंदुस्तानी शब्द को यूरोप के लोगों की देन मानने वाले जो विद्वान हैं गाइज वो हैं ग्रियर्सन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28 है हमारा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है गाइज। इसका ऑप्शन है बांगरू, ऑप्शन बी है कन्नौजी, ऑप्शन सी बुंदेली और ऑप्शन डी है बघेली। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली जिसको कौरवी बोलते हैं, ब्रज हरियाणवी जिसे बांगरू भी बोलते हैं, कन्नौजी और बुंदेली भाषाएं आती हैं, जबकि बघेली छत्तीसगढ़ी और अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो गाइज चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 29 है गाइज, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमी चंद्र जैन, अमृत राय, शिव कुमार मिश्र, नामवर सिंह ये मार्क्सवादी समीक्षक हैं, जबकि विजय देव नारायण शाही, मलयज, परमानंद श्रीवास्तव, रामस्वरूप चतुर्वेदी ये नए समीक्षकों में गिने जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 है, काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं और ऑप्शन ए है दंडी, बी वामन और सी रुद्रट और डी है भामा। तो गाइज काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार दंडी हैं और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति इनके जो रचनाकार हैं वो हैं वामन। रुद्रट की रचना है काव्यालंकार और भामा का भी रचना है काव्यालंकार। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रश्न संख्या 31 है, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन ए है औचित्य, बी वक्रोक्ति, सी ध्वनि और डी है रीति। तो गाइज आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसी तरह रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो है भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा माने जाते हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र माने जाते हैं और वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है कुंतक। उसी प्रकार गाइस ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वो माने जाते हैं आचार्य वामन। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32 है, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, बी शिवदान सिंह चौहान, सी प्रकाश चंद्र गुप्त और डी राहुल सांकृत्यायन। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा रामविलास शर्मा की है। प्रश्न संख्या 33 है, भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी उपरुक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की हैं? और ऑप्शन ए है रस कलश, बी ऑप्शन है गंगा अवतरण, सी ऑप्शन है उद्धव शतक और डी ऑप्शन है भ्रमर गीत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उद्धव शतक। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, ये पंक्तियां उद्धव शतक काव्य की कृति हैं और इसके जो रचनाकर हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। और प्रश्न संख्या 34 है गाइज, जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए है फ्रांज काफका, बी फ्रेंच रो, सी कामू और डी सात्र। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया वो है फ्रेंच रो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। तो गाइज अगला प्रश्न है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन सी प्रबोध चंद्र बागची, ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किया। और प्रबोध चंद्र बागची इनका जो संपादित ग्रंथ है वो है दोहा कोश। राहुल सांकृत्यायन का संपादित ग्रंथ है काव्यधारा। और प्रश्न संख्या 36 है गाइज, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? और ऑप्शन ए है पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश और डी है अवधि। तो गाइज दोहा या दूहा ये अपभ्रंश शब्द का लोकप्रिय छंद रहा है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। अर्थात गाहा या गाथा से प्राकृत का और दोहा या दूहा से अपभ्रंश का बोध होता है। तो गाइस प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हैं और हमारा प्रश्न संख्या 37 है, प्रश्न संख्या 37 है, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। ऑप्शन ए है कोर्ट मार्शल, बी है एक और द्रोणाचार्य और सी है घरौंदा, डी ऑप्शन है अरे मायावी सरोवर। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कोर्ट मार्शल। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, वो है कोर्ट मार्शल। एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, इसके अलावा बंधन अपने अपने, कोमल गंधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, ये सब शंकर शेष के नाटक हैं। जबकि कोर्ट मार्शल, बाल भगवान, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, ये सब स्वदेश दीपक के नाटक हैं। तो गाइज प्रश्न संख्या 38 है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, बी गंगा प्रसाद बिमल, सी कमलेश्वर और डी है मोहन राकेश। तो गाइज गंगा प्रसाद बिमल नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश तीनों ने नई कहानी आंदोलन चलाया था, लेकिन गंगा प्रसाद बिमल ने अकहानी आंदोलन चलाया था। तो गाइज आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 39 की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 39 है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। ऑप्शन ए है एक कहानी यह भी, बी पिंजरे की मैना, सी अन्या से अनन्या और डी है हार से। तो गाइज प्रभा खेतान की जो आत्मकथा है वो है अन्या से अनन्या। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी जी का आत्मकथा है, पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरे रिक्शा का आत्मकथा है और अन्या से अनन्या प्रभा खेतान हाद से रमणिका गुप्ता का आत्मकथा है। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। प्रश्न संख्या 40 है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है अभिमन्यु अनंत, बी विष्णु प्रभाकर, सी गिरिराज किशोर और डी है श्रीलाल शुक्ल। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। अभिमन्यु अनंत का जो उपन्यास है वो है अपनी अपनी सीमा। विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है अर्धनारीश्वर और श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है वो है रागविलास। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए है साकेत, एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में, सच्ची समालोचना, इतिहास तिमिर नाशक। बी ऑप्शन है सच्ची समालोचना, साकेत, एक अध्ययन, इतिहास तिमिर नाशक, सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन सी है इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, साकेत, एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन डी है सीढ़ियों पर धूप में, सच्ची समालोचना, इतिहास तिमिर नाशक, साकेत, एक अध्ययन। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, इतिहास तिमिर नाशक। इसका जो प्रकाशन वर्ष है गाइज वो है 1873 ईस्वी। उसके बाद सच्ची समालोचना का प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी। साकेत एक अध्ययन का प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी और सीढ़ियों पर धूप में इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42 है, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यास का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए है टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र। ऑप्शन बी है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। गाइस ये जितनी भी रचनाएं हैं वो भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास विधा का रचना है। गाइस ऑप्शन सी है भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते और डी ऑप्शन है सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो गाइज चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी और सामर्थ्य और सीमा का प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43 है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां। ऑप्शन बी है हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध। ये रघुवीर सहाय की सारी रचनाएं हैं। ऑप्शन सी है लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। ऑप्शन डी है कुछ पते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जो रघुवीर सहाय की कृतियों का सही अनुक्रम है वो है आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी और कुछ पते कुछ चिट्ठियां इसका प्रकाशन वर्ष है 1989 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां। बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है,
अज्ञेय निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है परंपरा, शरणार्थी, बी पथगा, अमर वल्लरी। ऑप्शन बी अमर वल्लरी, बी पथगा, शरणार्थी, परंपरा। ऑप्शन सी है शरणार्थी, अमर वल्लरी, परंपरा, बी पथगा। ऑप्शन डी है बी पथगा, परंपरा, शरणार्थी या फिर अमर वल्लरी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी पथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी। बी पथगा का प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है, परंपरा 1944 ईस्वी, शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी है और अमर वल्लरी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1955 ईस्वी। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 45 है, रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है विराम चिन्ह, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, भाषा, युग बोध और कविता। बी ऑप्शन है प्रगति और परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, युग बोध और कविता, विराम चिन्ह। ऑप्शन सी है भाषा, युग बोध और कविता, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, विराम चिन्ह। ऑप्शन डी है प्रगति और परंपरा, विराम चिन्ह, भाषा, युग बोध और कविता, भाषा, साहित्य और संस्कृति। तो गाइज इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, प्रगति और परंपरा का प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी, भाषा, साहित्य और संस्कृति का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी, भाषा, युग बोध और कविता का प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। उसके बाद गाइज विराम चिन्ह इसका प्रकाशन वर्ष है 1987 ईस्वी। तो गाइज चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए है कदम की फूली डाल, बी तुम चंदन हम पानी, ऑप्शन ए है कमल की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल की झरोखे से शेफाली झर रही है, और बी ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी, शेफाली झर रही है, कदम की फूली डाल, तमाल के झरोखों से, और सी ऑप्शन है शेफाली झर रही है, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से, कदम की फूली डाल, और डी ऑप्शन है तमाल के झरोखे से, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, शेफाली झर रही है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कदम की फूली डाल का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। उसके बाद तुम चंदन हम पानी इसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी, तमाल के झरोखे से इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी, और गाइस शेफाली झर रही है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1989 ईस्वी। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47 है, शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए है राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, तिलस्म। गाइज हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछता है, तो याद रखिएगा कि ये सभी रचनाएं जो हैं वो हैं शरद जोशी की। और ऑप्शन बी है तिलस्म, यत्र तत्र सर्वत्र, राह किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, और ऑप्शन सी है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलस्म, यत्र तत्र सर्वत्र। ऑप्शन डी है यत्र तत्र सर्वत्र, राह किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, तिलस्म। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलस्म, यत्र तत्र सर्वत्र, इनका सही क्रम है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48 है, नेमी चंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन ए है रंग दर्शन, तीसरा पाठ अधूरे साक्षात्कार, जनांतिक। ऑप्शन बी है जनांतिक, रंग दर्शन, तीसरा पाठ अधूरे साक्षात्कार, सी ऑप्शन है अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनांतिक, तीसरा पाठ, और डी ऑप्शन है तीसरा पाठ अधूरे साक्षात्कार, जनांतिक, रंग दर्शन। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधूरे साक्षात्कार। इसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है, रंग दर्शन का प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी, जनांतिक का प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी है, और तीसरा पाठ का प्रकाशन वर्ष है 1998 ईस्वी। और जो ये सभी रचनाएं हैं वो नेमी चंद्र जैन की हैं,
और इसी के साथ प्रश्न संख्या 49 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है गाइस, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज और संतोष के दिन। और जो ऑप्शन बी है वो है दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, आधा गांव और संतोष के दिन। और सी ऑप्शन है असंतोष के दिन, आधा गांव, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला। और डी ऑप्शन है टोपी शुक्ला और संतोष के दिन, आधा गांव, दिल एक सादा कागज। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आधा गांव। इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। टोपी शुक्ला इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। और दिल एक सादा कागज इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। और संतोष के दिन इसका प्रकाशन काल है 1950 ईस्वी। तो गाइस प्रश्न संख्या 50 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 50 है, निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ए ऑप्शन है मधुर स्वप्न, कुणाल की आंखें, गढ़ कुंठार, वयम रक्षामा। और बी ऑप्शन है गढ़ कुंठार, मधुर स्वप्न, वयम रक्षामा, कुणाल की आंखें। और सी ऑप्शन है वयम रक्षामा, गढ़ कुंठार, कुणाल की आंखें, मधुर स्वप्न। और डी ऑप्शन है मधुर स्वप्न, गढ़ कुंठार, कुणाल की आंखें, वयम रक्षामा। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गढ़ कुंठार। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। मधुर स्वप्न का प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी। और वयम रक्षामा का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। और कुणाल की आंखें इसका प्रकाशन वर्ष है गाइस 1967 ईस्वी। और कुणाल की आंखें के उपन्यासकार हैं आनंद प्रकाश जैन। तो गाइस प्रश्न संख्या 51 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 51 है, उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ए ऑप्शन है 55 खंभे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश, आमा। बी ऑप्शन है तत्सम, दिलो दानिश, 55 खंभे लाल दीवारें, आमा। सी ऑप्शन है आमा, तत्सम, दिलो दानिश, 55 खंभे लाल दीवारें। डी ऑप्शन है दिलो दानिश, आमा, तत्सम, 55 खंभे लाल दीवारें। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 55 खंभे लाल दीवारें। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। तत्सम का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। उसके बाद गाइस दिलो दानिश का प्रकाशन वर्ष है 1993 ईस्वी। और आमा का प्रकाशन वर्ष है 1999 ईस्वी। आमा गाइस चित्रा मुग्दल जी का उपन्यास है। 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा का उपन्यास है। तत्सम राजी सेठ का उपन्यास है। और दिलो दानिश कृष्णा सोबती का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नांकित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है अंधायुग, एक कंठ विस्पाई, मत्स्य गंधा, अग्निलिक। ऑप्शन बी है अग्निलिक, एक कंठ विस्पाई, अंधायुग, मत्स्य गंधा। ऑप्शन सी है अग्निलिक, अंधायुग, मत्स्य गंधा, एक कंठ विस्पाई। ऑप्शन डी है मत्स्य गंधा, अंधायुग, एक कंठ विस्पाई, अग्निलिक। तो गाइस अग्निलिक इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1976 ईस्वी। अंधायुग का प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। और एक कंठ विस्पाई का प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। और मत्स्य गंगा इसका जो मत्स्य गंधा का प्रकाशन वर्ष है वो है 1937 ईस्वी। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी मत्स्य गंधा, अंधायुग, एक कंठ विस्पाई, अग्निलिक। प्रश्न संख्या 53, दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ए ऑप्शन है तिरस्कृत, हाथ से जूठन मुर्दहिया। और बी ऑप्शन है मुर्दहिया, तिरस्कृत, जूठन, हाथ से। सी ऑप्शन है जूठन, तिरस्कृत, हाथ से, मुर्दहिया। और डी ऑप्शन है हाथ से, मुर्दहिया, तिरस्कृत और जूठन। तो गाइज हादसे का प्रकाशन वर्ष 2005 ईस्वी है। तिरस्कृत इसका प्रकाशन वर्ष है 2002 से 2006 ईस्वी। जूठन 1997 ईस्वी। मुर्दहिया का प्रकाशन वर्ष है 2010 ईस्वी। और जो इसका सही उत्तर हुआ गाइज वो हुआ ऑप्शन सी जूठन, तिरस्कृत, हादसे और मुर्दहिया। प्रश्न संख्या 54 है गाइज, ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है श्री नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, श्री नरेश मेहता। और सी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, श्री नरेश मेहता और महादेवी वर्मा। डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, श्री नरेश मेहता और रामधारी सिंह दिनकर।
तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। इनको चिदम्बरा पुरस्कार 1968 ईस्वी में दिया गया था। और उसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको उर्वशी रचना पर 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ प्रदान किया गया था। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर अज्ञेय, और इनको कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 ईस्वी में प्रदान किया गया था। उसके बाद आती हैं नरेश मेहता। इनको संपूर्ण साहित्य पर 1992 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया था, और महादेवी वर्मा को यामा पर 1982 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। महिला रचनाकारों को निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदागीत, यही सच है, बोलने वाली औरत। और ऑप्शन बी है यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदागीत, बोलने वाली औरत। और ऑप्शन सी है बोलने वाली औरत, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदागीत, यही सच है। ऑप्शन डी है एक स्त्री का विदागीत, बोलने वाली औरत, जोड़ बाकी, यही सच है। तो गाइस इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदागीत, बोलने वाली औरत। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 56 है। स्थापना दिया गया है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। और तर्क दिया गया है क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत होती है। और गाइस ऑप्शन दिए गए हैं, ए है दोनों सही और बी है दोनों गलत, सी ऑप्शन है ए सही आर गलत, और डी ऑप्शन है ए गलत आर सही। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यहाँ पर दोनों ही बातें सही है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ गाइस। तो प्रश्न संख्या 57 है हमारा। स्थापना दिया गया है, छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भाव की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। और तर्क दिया गया है क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। और ऑप्शन दिए गए हैं, ए है दोनों गलत, बी है ए सही और आर गलत, सी ए गलत आर सही, और डी ऑप्शन है दोनों सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोनों ही बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 58 की तरफ चलते हैं, और प्रश्न संख्या 58 है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय के इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। और तर्क दिया गया है गाइज क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। और ऑप्शन ए है दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन बी है ए सही आर गलत, और ऑप्शन सी है दोनों गलत, और ऑप्शन डी है ए गलत आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। शुक्ल जी के अनुसार जब आत्मा सांसारिक माया से मुक्त होता है तो ज्ञान दशा की ओर अग्रसर हो जाता है। उसी तरह हृदय जब बंधनों से मुक्त होता है तो रस दशा को प्राप्त करता है और सहृदय कहलाता है। हृदय की इसी मुक्ति साध्य के लिए जब मनुष्य की वाणी शब्द विधि का सहारा साधन के रूप में लेता है तो वह कविता कहलाती है। कविता मनुष्य की चेतना को आसक्त या सशक्त बनाती है। तो गाइज इसीलिए जो ए ऑप्शन है वो सही है, लेकिन जो ऑप्शन आर है ना वो गलत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 59 की तरफ, और प्रश्न संख्या 59 है, स्थापना दिया गया है, शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। और तर्क दिया गया है क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। और ऑप्शन ए है दोनों गलत, ऑप्शन बी ए सही आर गलत, और ऑप्शन सी है ए गलत आर सही, ऑप्शन डी है दोनों बातें सही। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी व्यवस्था या सिद्धांत अपने समय के लिए तो उपयुक्त होती है लेकिन वह हमेशा उपयुक्त नहीं रह सकती है क्योंकि समय परिवर्तनशील है, अतः व्यवस्था भी परिवर्तनीय होनी चाहिए यदि वह प्रासंगिक न रह गई हो तो। इसलिए सिद्धांत का पुनराख्यान होना चाहिए। पुनराख्यान
इसलिए होना चाहिए कि हम समय की मांग को पूरा कर सकें और आगे बढ़े, न कि इसलिए कि उनका महत्व कम करना है। तो गाइज ऊपर का जो सही उत्तर हुआ वो है ए सही है, लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 60 की तरफ चलते हैं गाइज। प्रश्न संख्या 60 है, स्थापना दिया गया है, सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। और इसका रीजन दिया गया है तर्क, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। और ऑप्शन ए है ए गलत आर सही, ऑप्शन बी है दोनों सही, ऑप्शन सी है ए सही आर गलत और ऑप्शन डी है दोनों बातें गलत। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। काव्य का चरम लक्ष्य ही है कि कवि सर्वभूत यानी कि सबका, आत्मभूत यानी कि अपना अनुभव करके व्यक्त करे। साहित्यकार के लिए व्यक्ति सत्ता से ज्यादा महत्व लोक सत्ता का होता है, इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 61। तो गाइज प्रश्न संख्या 61 है, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता है और तर्क दिया गया है क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। और ऑप्शन ए है ए गलत आर सही, ऑप्शन बी ए सही आर गलत, ऑप्शन सी है दोनों गलत और ऑप्शन डी है दोनों सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोनों बातें सही है। भक्ति निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कार्य है, इसमें लेन देन का भाव नहीं होता। जहाँ लेन देन का भाव होता है वहाँ स्वार्थ की स्थापना होती है, इसीलिए ए और आर दोनों ही बातें सही हैं। चलते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 62 की तरफ। प्रश्न संख्या 62 है, स्थापना दिया गया है, जिस साहित्य में हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। और तर्क दिया गया है क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। और ऑप्शन ए है ए सही आर गलत, ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही, ऑप्शन सी है दोनों सही और ऑप्शन बी है दोनों गलत, ऑप्शन डी है ए गलत आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। साहित्य का कार्य समाज का हित करना है। अगर साहित्य ऐसा है जो हमारे अंदर सुंदर विचार या भाव रुचि न जगा सके तो वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। सुरुचि संपन्नता को प्रतिष्ठित करने का माध्यम साहित्य मात्र ही नहीं है, इसके अन्य भी माध्यम हैं, इसीलिए ए ऑप्शन सही है लेकिन जो रीजन दिया गया है वो गलत है। प्रश्न संख्या 63 है गाइज। स्थापना दिया गया है, रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। और रीजन दिया गया है क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। तो इसका ऑप्शन है दोनों सही है, ऑप्शन बी है दोनों सही है, ऑप्शन सी है ए सही आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत आर सही। तो गाइज यहाँ पर दो ऑप्शन सेम दे दिया गया है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दोनों बातें यहाँ पर सही कही गई हैं। गाइज ए वाला ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, वहाँ पर दोनों बातें गलत रहेंगी, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दोनों ही बातें यहाँ पर सही कही गई हैं। कोई भी रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है, भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है, क्योंकि आलोचक को रचना का पुनर्सृजन माना जाता है। रचना के लेखक या कवि के जीवन का संचित अनुभव निहित होता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 64। स्थापना दिया गया है, विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। तर्क है क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। और गाइज इसका ऑप्शन है गलत ए और आर सही, और बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, सी है दोनों गलत और डी ऑप्शन है ए सही आर गलत। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ए सही है लेकिन आर गलत दिया गया है। मार्क्सवाद सामाजिक यथार्थ की बात करता है तथा तर्क के माध्यम से उसकी जड़ तक जाने की बात करता है। विखंडनवाद भी जड़ तक पहुंचाने की बात करता है, अतः दोनों एक दूसरे से संदर्भित होते हैं। मार्क्सवाद और विखंडनवाद दोनों अलग अलग विचार है, इसीलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 65 की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 65 है, इसका स्थापना दिया गया है, मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। और तर्क दिया गया है क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। और ऑप्शन ए है ए सही आर गलत और ऑप्शन बी है दोनों सही, ऑप्शन सी है ए गलत आर सही और ऑप्शन डी है दोनों बातें गलत। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। मिथक एक आस्था एवं विश्वास है
जो जनश्रुति एवं पौराणिक कथाओं के माध्यम से व्यक्त होता है। गाइज, यह सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान करता है। मिथक के बिना इतिहास लेखन संभव है। मिथक के में तमाम ऐसी बातें होती हैं जो तर्क तथा कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं, जबकि इतिहास में अमूमन ऐसा बहुत ही कम होता है। इसीलिए ये सही है, लेकिन जो इसका रीजन दिया गया है वो गलत है। प्रश्न संख्या 66 की तरफ चलते हैं इसी के साथ। और प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है नरेंद्र वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र। और सूची दो के ऑप्शन है फूल नहीं रंग बोलते हैं, बुनी हुई रस्सी, आत्मजयी, युगधारा, प्रवासी के गीत। तो गाइज, नरेंद्र वर्मा, इनका जो काव्य संग्रह है वो है प्रवासी के गीत। और उसके बाद गाइज, नागार्जुन का काव्य संग्रह है युगधारा। और केदारनाथ अग्रवाल का जो काव्य संग्रह है वो है फूल नहीं रंग बोलते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र का जो काव्य संग्रह है वो है बुनी हुई रस्सी। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी। तो गाइज, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र महादेवी वर्मा। और सूची दो के ऑप्शन है चांद, मतवाला, प्रताप, समालोचना, कवि वचन, सुधा। तो गाइज, जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं इनका जो संपादित पत्रिका है वो है प्रताप। विद्यार्थी का प्रताप बहुत ज़्यादा होता है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो संपादित पत्रिका है वो हो गया प्रताप। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जो पत्रिका है वो है समालोचक। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का समालोचक। उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जो पत्रिका है वो है कवि वचन सुधा। और महादेवी वर्मा का पत्रिका है चांद। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हुआ ऑप्शन ए। तो गाइज, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 68 है। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है संजीव बदियुज्जमा, राही मासूम रज्जा और अमृत राय। और सूची दो के ऑप्शन है समरशेष हैं, सूत्रधार, नागफनी का देश, एक चूहे की मौत, दिल एक सादा कागज। तो गाइज, सजीव, इनका जो उपन्यास है वो है सूत्रधार। और बंदी उज्जमा, इनका उपन्यास है एक चूहे की मौत। उसके बाद राही मासूम रजा, इनका उपन्यास का नाम है दिल एक सादा कागज। और अमृत राय, इनका उपन्यास है नागफनी का देश। नागफनी का देश जो है वो है अमृत राय का। चलते हैं इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हुआ गाइज वो है ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 69 है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उन आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, भाषा और संवेदना। सूची दो के ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, नेमी चंद्र जैन। तो गाइज, तुलसीदास का जो ग्रंथ है, तुलसीदास के ग्रंथकार है माता प्रसाद गुप्त। तुलसीदास ग्रंथ है माता प्रसाद गुप्त का। तो इसका ऑप्शन 4 में मिलान करेंगे। उसके बाद आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण। इस ग्रंथ के जो ग्रंथकार हैं वो है रामविलास शर्मा। उसके बाद हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इसके ग्रंथकार हैं शिवदान सिंह चौहान। भाषा और संवेदना, इसके ग्रंथकार हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी।
इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 70। है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शन है बामन दास, रंगनाथ, मंदा, नमिता पांडे और दूसरा सूची का ऑप्शन है राग दरबारी, आमा, मैला आंचल, इदन्नम आधा गांव। तो गाइज ये जो बामन दास हैं इनका उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल रेणु जी का भी रचना है। और रंगनाथ इनका उपन्यास है राग दरबारी। मंदा का जो उपन्यास है वो है इदन्नम। उसके बाद आती हैं नमिता पांडे जिनका उपन्यास है आमा। एक बार फिर से देख लीजिए गाइज। बामन दास इनका जो उपन्यास है वो है मैला आंचल। रंगनाथ का उपन्यास है राग दरबारी। उसके बाद मंदा इनका है इदन्नम और नमिता पांडे का जो उपन्यास है वो है आमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 71 की तरफ चलते हैं और हमारा प्रश्न संख्या 71 है गाइस। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के जो ऑप्शन है वो है यशोदा, सची, अश्वत्थामा, केश कंबली और सूची 2 के ऑप्शन है असाध्य वीरा, प्रिय प्रवास, आत्महत्या के विरुद्ध, अंधायु, विष्णु प्रिया। तो गाइज जो यशोदा पात्र है वो है प्रिय प्रवास का। उसके बाद सची पात्र है विष्णु प्रिया का। अश्वत्थामा पात्र है अंधायुग का। और उसके बाद केश कंबली जो पात्र हैं वो हैं असाध्य वीरा के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शंस हैं मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद और सूची 2 के ऑप्शन है अभिनव गुप्त, महिम भट्ट, ज्ञापाल शास्त्र, युग, भट्टलोल्लट। तो मनोविश्लेषणवाद इसके जो विचारक हैं वो हैं युंग। फिर अस्तित्ववाद इसके विचारक हैं ज्ञापाल शास्त्र। और उत्पत्तिवाद इसके विचारक हैं भट्टलोल्लट। उसके बाद आता है अभिव्यक्तिवाद और इसके विचारक हैं अभिनव गुप्त। तो गाइस इसका जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी। इसी के साथ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा प्रश्न संख्या 73 है गाइस। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है मवाली, पॉल गोमरा का स्कूटर, गुल की बन्नो, राजा निर्वंशिया। सूची 2 के ऑप्शन है कमलेश्वर, शेखर जोशी, मोहन राकेश, उदय प्रकाश और धर्मवीर भारती। तो गाइस ये जो मवाली है इसके कहानीकार हैं मोहन राकेश। मवाली के कहानीकार हैं मोहन राकेश। और पाल गोमरा का जो स्कूटर इसके जो कहानीकार हैं वो हैं उदय प्रकाश। उसके बाद गुल की बन्नो इसके कहानीकार हैं धर्मवीर भारती। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती। फिर उसके बाद आता है राजा निर्वंशिया, इसके कहानीकार हैं कमलेश्वर। तो गाइज इसका जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए। गाइज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 74 की तरफ। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। उसके बाद है बसंत आ गया। फिर प्रिया नीलकंठी, काव्य में रहस्यवाद। और सूची 2 के ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र इसके निबंधकार हैं गाइज हरिशंकर परसाई। बसंत आ गया है इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बसंत आ गया है प्रिया नीलकंठी के निबंधकार हैं कुबेर राय। उसके बाद काव्य में रहस्यवाद इसके निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 75 की तरफ चलते हैं गाइज। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। विषम शिला शकुंतला, पर्वतो भूता गंगा, शशि तार कहारा। और बी ऑप्शन है, अर्ध विवृत जघनों पर तरुण, सत्य के सिर धर लेटी थी, वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। उसके बाद जो सी ऑप्शन है गाइज वो है, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। और डी ऑप्शन है, अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। और गाइज सूची 2 के ऑप्शन से दिए गए हैं, त्रिलोचन, सुमित्रा नंदन पंत और कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो गाइज ये जो विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता, इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं त्रिलोचन। उसके बाद अर्ध विवृत जघनों पर तरुण, सत्य के सिर पर लेटी थी, वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। और गाइज चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। और ऑप्शन सी है, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। इसके जो पंक्तिकार के रचयिता हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। और उसके बाद अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं गाइज वो हैं कुंवर नारायण। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। तो गाइज आज का हमारा सत्र यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।